नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एयर इंडिया का यूरिनेटिंग इंसिडेंट आपको पता है। शंकर मिश्रा जो कि अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स वेल्स फार्गो में वाइस प्रेसिडेंट थे, इनके ऊपर इल्जाम लगा कि इन्होंने पी कर दिया रात में नशे में एक 70 साल की लेडी के ऊपर। उसके चलते नौकरी तो गई है और दिल्ली में एक कोर्ट में इनके खिलाफ केस जारी है। अब इस पर्टिकुलर केस के हेयरिंग के समय पे शंकर मिश्रा के लॉयर ने यह सबमिट किया कि एक्चुअली में यूरिनेट शंकर मिश्रा ने नहीं किया था, उस पर्टिकुलर लेडी ने खुद यूरिनेट कर दिया था। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है। भरतनाट्यम डांसर थी वो लेडी, और भरतनाट्यम डांसर जो लेडीज करती हैं उनके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब आप बोलोगे सर इस पर्टिकुलर न्यूज का क्या रेलेवेंस है। बहुत रेलेवेंस है दोस्तों। परजुरी अंडर इंडियन लॉ, सेक्शन 191 ऑफ द इंडियन पीनल कोड एंड सेक्शन 193 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और थोड़ी बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। क्या होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आप अपने ब्लैडर की मूवमेंट को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट ना कर पाओ, ओवरऑल अपनी यूरिनरी एक्टिविटीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो अपनी यूरिन रिक्वायरमेंट्स को रोक नहीं पाते, खांसी आ गई, कफ हो गया, स्नीजिंग हो गई, उसके चलते उनकी यूरिन के एग्जिट होने पे उनका कंट्रोल नहीं है, तो यूरिन एग्जिट हो गई बॉडी से, तो इसको आप कहीं ना कहीं कह सकते हो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। एक सर्वे कंडक्ट करवाई गई थी, इसमें यह पता चला था कि जो हिप हॉप डांसर्स होते हैं और जो भरतनाट्यम डांसर्स होते हैं उनके अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ज्यादा पाया जाता है। इनफैक्ट 28% भरतनाट्यम डांसर्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से गुजरते हैं, ऐसा कुछ स्टडीज का क्लेम करना है। लेकिन ये स्टडीज क्या पूरी तरीके से साइंटिफिक हैं, इसमें भी हम श्योर होकर बात नहीं कह सकते। तो जैसे इस इंडिविजुअल शंकर मिश्रा के लॉयर ने यह रिपोर्ट किया कि इसने उस लेडी के ऊपर यूरिनेट नहीं किया था, उस लेडी ने खुद ही यूरिनेट कर दिया अपनी एज के चलते, या कह लो अपनी प्रोफेशन के होते यूरिनरी कॉन्टिनेंस के चलते। तो इस बात को लेके कहीं ना कहीं वो लेडी जो कि 70 साल की है, नोटेड कथक डांसर है, पद्म भूषण अवार्डी हैं, शोभना मिश्रा। अब सबसे कंफ्यूजिंग बात तो यह है कि न्यूज में एक जगह भरतनाट्यम लिखा है और एक जगह कथक लिखा हुआ है, तो यही अपने आप में मतलब आप कह लो शॉकिंग है, बट कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि क्लासिकल डांस फॉर्म। तो जो क्लासिकल डांस फॉर्म लेडीज या मेन अडॉप्ट करते हैं उनके अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा यहां पे क्लेम किया शंकर मिश्रा के लॉयर ने। और कुछ स्टडीज ने ये कहा भी है, माना भी है, बट ओवरऑल वो स्टडीज क्या पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से करी गई ये पता नहीं। देखिए ऐसा होता है कि ओवरऑल जो क्लासिकल डांस के परफॉर्मर्स होते हैं वो बहुत छोटी एज से ट्रेन कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी पे थोड़ा एक्सेसिव प्रेशर चलता है, तो उस प्रेशर के चलते कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, जिसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक इशू है। अब जैसे ही ये सबमिशन दिया शंकर मिश्रा के लॉयर ने, नोटेड कथक डांसर और पद्म अवार्डी शोभना नारायण, इन्होंने मिश्रा के लॉयर पे शार्पली रिएक्ट किया और बोला वो इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती हैं। शंकर मिश्रा का लॉयर फैक्ट से डाइवर्जन कर रहा है, वुमेन की मॉडेस्टी आउटरेज हुई है। ओवरऑल ये बात नहीं समझ पा रहा शंकर मिश्रा और उसका लॉयर। तो ठीक है, दोनों पक्ष हो गए यहां पे। ठीक है, ये जो शंकर मिश्रा का लॉयर है ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ओवरऑल सबसे आगे की जो 2 सीटें थी इस पे शंकर मिश्रा बैठा था, ओके, और इसके पीछे एक सीट, उसके पीछे एक सीट, तो यहां पे कहीं पे आप कह लीजिए कि जो कथक डांसर थी वो बैठी थी, तो वो इंडिविजुअल सीट से उठ के आया और यहां पे आया। अब जब सीट गीली हुई यूरिनेट करने की वजह से, तो शंकर मिश्रा के लॉयर का बोलना है कि ऑलरेडी कथक डांसर सीट के ऊपर बैठी हुई थी, तो वो सीट गीली तभी हो सकती है कि जब बैठा हुआ इंडिविजुअल यूरिनेट करे, ना कि वो खड़े होकर यूरिनेट करे। जो कि ऊपर वो बैठी हुई है तो वो यूरिनेट करेगा, तो नीचे की सीट गंदी नहीं होगी। ये उसका डिफेंस एडवोकेट बोल रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में। शोभना जी बोल रही कि वो गलत बोल रहा है। अब अपने आप में क्वेश्चन उठता है हु इज लाइंग। तो यहां पे एक कंसेप्ट उठ के आता है परज्यूरी अंडर इंडियन लॉ। देखिए कौन लाई कर रहा है कौन लाई नहीं कर रहा है वो कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा, उसमें अभी के लिए नहीं जाते। परज्यूरी अंडर इंडियन लॉ के अंदर 2 इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक सेक्शन 199 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, एक सेक्शन 193 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 191 ऑफ द इंडियन पीनल कोड क्या बोलता है? Whoever being legally bound by an oath or an express provision of the law to state the truth, or being bound by law to make a declaration upon any subject, makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is said to give false evidence.
मतलब जब भी आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हो, कटघरे में खड़े होते हो, तो सबसे पहले ओवरऑल आपको शपथ दिलाई जाती है, मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और ये आपने कई मूवीज में भी देखा होगा। तो इस कंटेक्स्ट में जब आपको ओथ दिलाई जा रही है, तो बेसिकली आपको यह भी बताया जा रहा है कि अगर आप ओथ लेने के बाद कोर्ट ऑफ लॉ में झूठ बोलते हो, तो उसके लिए आपको लीगली अकाउंटेबल किया जा सकता है। और लीगली अकाउंटेबल किस बेसिस पे किया जाएगा, कितने साल की सजा हो सकती है, उसके लिए आ जाता है प्ले में सेक्शन 193 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 193 ऑफ द इंडियन पिनल कोड इसलिए बनाया गया है कि कोई कोर्ट में फॉल्स स्टेटमेंट ना दे, फॉल्स इंफॉर्मेशन ना दे, क्योंकि फॉल्स इंफॉर्मेशन देने की सजा होगी। इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो सेक्शन 193 ऑफ द इंडियन पिनल कोड क्या बोलता है, अगर एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई इंटेंशनली फॉल्स एविडेंस देता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पे, तो उस केस में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जेल की सजा हो सकती है, जो 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, उसको फाइन भी हो सकता है। और अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, कोई भी और पर्टिकुलर केस है, कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है या कोई भी और पर्टिकुलर केस है, जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, और वहां पे कोई इंडिविजुअल फॉल्स एविडेंस सेटअप कर रहा है या फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट कर रहा है और बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में मैटर पहुंचा, तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, आप कटघरे में गए, आपने शपथ ली मैं सच के सिवा कुछ नहीं करूंगा, और फिर आपने झूठ बोल दिया और कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हो गया कि आपने झूठ बोल दिया, तो 7 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, कोई दूसरा मुद्दा है, आपने किसी के ऊपर इल्जाम वगैरह लगाया है, तो उस केस में अगर आप एविडेंसेस को फैब्रिकेट करते हो, गलत एविडेंसेस देते हो, तो उस कंटेक्स्ट में आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है। इसको आप बोलते हो परज्यूरी अंडर इंडियन लॉ। परज्यूरी मतलब एक कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होके आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, ये एक मैटर हो गया। अब देखिए आती है वकीलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वकीलों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो एडवोकेट इज कंसीडर्ड एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, honored member of the community and a gentleman, thinking that to become a member of the bar he has to be lawful and moral, not only his professional capacity but also non-professional capacity। चाहे प्रोफेशनल कैपेसिटी हो चाहे नॉन प्रोफेशनल कैपेसिटी हो, एक एडवोकेट को मॉरल तरीके से एक्ट करना है, क्योंकि वो बार का मेंबर है, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स और एटिकेट्स उसको फॉलो करने। अब ये क्यों बोला जा रहा है, ये इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में इंडिया के अंदर कोर्ट्स में केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो जब भी कोई केस चल रहा होता है, कभी अगर आप गए हो किसी कोर्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ दिनों पहले, लगभग 1 महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को मैंने सामने से देखा। उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स में आप देखोगे, मैं जिस दिन गया था उस दिन 20 केसेस लिस्टेड थे दिल्ली हाई कोर्ट के उस जज साहब के सामने। जज साहब सुबह 10 बजे से बैठे और लगातार 3-4 घंटे तक बैठे रहे। उस पर्टिकुलर केस में उस दिन के लिए 20 केसेस लिस्टेड थे, बट 6 से 7 केसेस ही हियरिंग के लिए आ पाए। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो जज साहब के सामने जितनी भी फाइल रखी होती है ना, जज साहब वो सारी फाइलें नहीं पढ़ते, कहीं ना कहीं जज साहब को रिलाई करना पड़ता है ऑथर्स के स्टेटमेंट के ऊपर। आज की डेट में इतना स्पाइरलिंग लिटिगेशन है, ह्यूज पेंडेंसी है केसेस की, तो ओवरऑल जजेस डिसीजन सुनाने से पहले बहुत हद तक लॉयर्स के स्टेटमेंट पे भरोसा करते हैं। हर केस में जज केस फाइल नहीं पढ़ सकता, अगर पूरी केस फाइल पढ़ने बैठ गया जज तो सालों लग जाएंगे एक ही केस को निपटाने में, और ये डेली के बेसिस पे जजेस को क्लियर करना है केसेस को, क्योंकि पेंडेंसी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। इसलिए जो लॉयर्स हैं, जो कि बार के मेंबर हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो भी सबमिशन दे रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, एक तो केस फाइल में जो लिखा है उसको प्रॉपर तरीके से सबमिट कर रहे हैं और ओवरऑल मॉरल तरीके से केस को लड़ रहे हैं। देखिए लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि अगर 10 एक्यूज्ड और एक्चुअली में गिल्टी इंडिविजुअल्स छूट जाए चलेगा, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन के साथ साथ जो डिफेंस है वो डिफेंस भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन में भी क्लियर होगा, डिफेंस में भी क्लियर होगा। तो एक एडवोकेट को अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को फियरलेसली अपहोल्ड करना है। अगर उस पर्टिकुलर एडवोकेट ने अपने क्लाइंट का बीरा उठाया है तो एडवोकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, भले उस एडवोकेट का क्या पर्सनल ओपिनियन हो। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर रेप के इल्जाम लगे, ठीक है, और सबको पता है कि उसने रेप किया है, लेकिन उस रेप के इल्जाम लगने वाले को भी कोई ना कोई लॉयर डिफेंड करेगा। तो इस पर्सनल कैपेसिटी में भी वो लॉयर सारे एंगल खंगालेगा और देखेगा कि क्या इस रेप कमिट करने वाले पर्सन को कैसे ना करके बचाया जा सकता है या नहीं बचाया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल ये एडवोकेट
एथिकल तरीके से करेगा, मॉरल तरीके से करेगा, इमोरली नहीं करेगा। एक एडवोकेट अपने पर्सनल ओपिनियन के बावजूद भी ओवरऑल अगर उसको लगता है कि उसका क्लाइंट निर्दोष है और ओवरऑल वो उसको बचा सकता है, तो वो फेथफुली, फियरलेसली अपने क्लाइंट के प्रति इंगेज रहेगा और उसको बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा करते वक्त एडवोकेट को किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना जिससे वो अपने आप को फंसा ले या अपने क्लाइंट को किसी प्रॉब्लम में फंसा दे। कुल मिला के एडवोकेट्स के ऊपर एक मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखी है कोर्ट ने, और कोर्ट ने कई बार बार को ये डायरेक्शंस दिए हैं कि भाई जो लॉयर्स हैं उनको एथिकल तरीके से केस लड़ना चाहिए। लेकिन आपने भी मूवीज वगैरह में देखा और अक्सर ऐसा होता भी है कि कुछ लॉयर्स अपने कनिंग नेचर को इस्तेमाल करके, एविडेंसेस को फैब्रिकेट करके गलत तरीके से केस के रुख को मोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि एक्चुअली में होना नहीं चाहिए। और जब वो होता है तो वो परजुरी हो जाती है। अब उस केस में लॉयर को ज्यादा कुछ होता नहीं है। अगर ये प्रूव भी हो जाता है कि हाँ भाई ओवरऑल ये जो एविडेंसेस सबमिट किए गए थे कोर्ट ऑफ लॉ में गलत है, तो लॉयर तो बड़े आराम से बोल देगा कि ये तो मेरे क्लाइंट ने सबमिट किए, मुझे सच नहीं पता। बट फिर भी परज्यूरी ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल केस लड़ रहा है उसकी तो है ही, उसके साथ साथ उस क्लाइंट के बिहाफ पे जो लॉयर उसका केस लड़ रहा है, एडवोकेट लड़ रहा है, उसकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती। तो परज्यूरी इन इंडियन लॉ सेक्शन 199 एंड 193 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के बारे में हल्का फुल्का हमने जाना है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर कर। हैव अ ग्रेट डिफरेंस। गुड बाय, ध्यान रखिए।